क्वेश्चन 4 में हमें A12 और A22 फाइंड करना है। हमने जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि Aij जो है ये -1 पावर I प्लस जे और Mij के बराबर होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें A गिवन है एक मैट्रिक्स 1 2 -3 0 2 0 -2 -2 और 1। तो A12 हम फाइंड करते हैं। A12 होगा -1 पे पावर 1 प्लस 2 और M12। अब जो हमारे पास M12 बनता है वो लिख लेते हैं। M12 में हम जो पहली रो है ये वाली और जो सेकंड कॉलम है इनको छोड़ देंगे और जो बाकी बचता है वो डिटर्मिनेंट की शक्ल में हम लिखेंगे। 1 जो है रिप्रेजेंट करता है रो को और ये 2 रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। इस तरह हम ये लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0 0 -2 और 1। या ये इक्वल टू है 0 इंटू 1 -0 इंटू -2, तो ये 0 के बराबर है। तो अब हम इसमें वैल्यू ये डालते हुए -1 पे पावर 3 और M12 का 0 है तो ये भी 0 के बराबर आएगा। इस तरह A12 की वैल्यू हमने निकाली है। नेक्स्ट हमें A22 की वैल्यू निकालनी है। A22 जो है ये -1 होल पावर 2 हो जाएगा और M22। अब M22 पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि ये क्या है। M22 में हम सेकेंड रो, ये वाली सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम ये छोड़ देंगे और बाकी जो बचता है उसका हम मैट्रिक्स बना लेंगे। ये बन जाएगा 1 -3 -2 और 1। अब इसकी जो वैल्यू है वो बनती है 1 इंटू 1 -2 और -3 इज इक्वल टू 1 -6 इज इक्वल टू -5। यहाँ पर इसमें हम वैल्यू डालते हैं -1 पे पावर ये प्लस था, 2 + 2 था तो ये पावर 4 बन गई और -5 -1 पे पावर 4 होने की वजह से पॉजिटिव 1 आ गया और आंसर आया इसका -5। ये A22 हो गया। अब हमें फाइंड करना है A32। तो ये होगा A -1 पे पावर 3 + 2 और M32। पहले हम M32 फाइंड कर लेते हैं। M32 जो है M32 में हम देखें तो ये वाली जो रो है ये नहीं होगी और ये वाला कॉलम नहीं होगा, तो बाकी जो वैल्यूज बचेंगी वो 1 0 -3 और 0 बचेंगी। ये बन गया 1 -3
और 0 और 0। इसको भी डिटर्मिनेंट को अगर हम ओपन करेंगे तो ये 1 इंटू 0 -3 इंटू 0, तो ये 0 के बराबर आएगा। यहाँ पर -1 पे पावर 5 डॉट 0, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 आ जाएगा और ये A32 की वैल्यू आ गई है। ये तीन वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। अब हमें नेक्स्ट जो चीज फाइंड करनी है वो है ये है कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो डिटर्मिनेंट ए है 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 और 1। इसको हम एक्सपेंड करते हैं R1 से। तो ये आ जाता है 1 -2 0 -2 1 -2 -2 के साथ वैल्यूज आ जाएंगी 0 -2 0 और 1 प्लस -3, ये आ जाएगा 0 0 -2 और -2। अब इसको ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा -2 इंटू 1 -2 इंटू 0 -2 0 इंटू 1 -0 इंटू -2 और -3 0 इंटू -2 -2 -2। ये आ जाएगा -2 और यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर -2 0 और -0 -3 0 और ये बन गया -4। तो ये है -2, ये वाला हिस्सा 0 बन गया और ये -3 -4 को मल्टीप्लाई करें तो ये 12 बन गया। तो 10 हमारा आंसर आया इसका। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, इसमें हमें B21 B22 B23 हमें बताना है। हम प्रॉपर्टीज में ये पढ़ के आए हैं कि BIJ जो है ये बराबर होता है -1 पावर I प्लस J और MIJ के बराबर। I जो है ये रो है और J जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हुए B लिखते हैं कि B हमारे पास है 5 -2 5 3 1 4 -2 1 -2। तो B21 होगा -1 पे पावर 2 1 प्लस 1 और M21। अब M21 हमें फाइंड करना है तो M21 जो है वो ये सेकंड रो हमने छोड़नी है, ये वाली,
और 1 जो है फर्स्ट कॉलम को हमने छोड़ना है। तो बाकी ये जो वैल्यूज हमारे पास बचती हैं ये हम लिखेंगे। तो ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये हैं -2, 5, 1 और -2। इनको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है -2, -2, -5 और 1। तो ये आ जाता है 4 -5 इज इक्वल टू -1। अब ये वैल्यू यहाँ पर हम डालते हैं -1 पावर 3 और m21 की वैल्यू जो है -1 है। तो ये भी -1 आएगा, ये भी -1 है, तो रिजल्ट -1 आएगा। तो B21 जो है ये -1 के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है B22। B22 होगा -1 पे पावर 2 + 2 और M22। अब पहले हम M22 बना लेते हैं। यहां से अगर हम देखें तो 2 का मतलब ये है, पहले 2 का कि ये वाली रो और ये वाला कॉलम हमने छोड़ना है। तो बाकी 5, 5 और -2 बचता है। इसको हम यहां पर लिख लेते हैं 5, 5, -2 और -2। इसकी हम वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाता है 5 -2 -5 -2। तो ये है 10 -10 +10 = 0। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू डालते हैं -1 की पावर 4, M22 जो है ये 0 के बराबर है। तो ये रिजल्ट 0 आ जाएगा P22। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है B23। तो ये होगा -1 पे पावर 2 + 3 M23, वेयर M23 हमने फाइंड करना है। तो 2 सेकेंड रो को हमने छोड़ना है और थर्ड कॉलम को हमने छोड़ना है। बाकी हमारे पास 5 -2 और -2 और 1 बचेगा। ये हम लिख लेंगे यहाँ पर। M23 इज इक्वल टू 5 -2 और 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 -2 इंटू -2। तो ये 5 -4 ये 1 के बराबर आ जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू डालते हैं -1 होल पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। -1 की पावर ऑड हो तो -1 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। ये B23 की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमारा काम रह जाता है कि हमने इसी क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट B की वैल्यू निकालनी है। तो जो डिटर्मिनेंट है वो है 5 -2 5, 3 -1 4, -2 1 और -2। इसको हम एक्सपेंड करते हैं R1 से। तो R1 से एक्सपेंड करते हुए हम देखते हैं कि 5 -1 4 1 -2 और -2
3 4 -2 plus 5 3 -1 -2 और 1 तो हम ओपन करते हैं तो ये बन जाता है -1 -2 -4 इंटू 1, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, +2 3 इंटू -2 -4 इंटू -2 ब्रैकेट क्लोज, +5 3 इंटू 1 -1 -2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5। ये बन गया 2 -4 +2 -6 +8 +5 3 -2, तो ये बन गया 5 -2 से मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2 और +5 इंटू 1, ये -10 +4 +5, तो ये रिजल्ट आया -1। तो डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू आई वो -1 है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट, इसमें हमें एक्सपेंड किए बगैर ये वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये 0 के बराबर है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस गैमा 1 बीटा गैमा प्लस अल्फा 1 और गैमा अल्फा प्लस बीटा 1। अब इसको हम रो या कॉलम ऑपरेशन करते हैं। इसको अगर हम गौर से देखें तो सेकंड कॉलम को अगर हम फर्स्ट कॉलम में ऐड करें तो ये सारी वैल्यूज जो फर्स्ट कॉलम की हैं वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बन जाएंगी और इस तरह उनको हम कॉमन निकाल के तो 1 1 1 हासिल कर सकते हैं जो थर्ड कॉलम के बराबर होगा। तो पहला ऑपरेशन हम करते हैं और C1 में C2 को ऐड करते हैं। ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, यहाँ पर बीटा प्लस गैमा प्लस अल्फा और गैमा प्लस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर बीटा प्लस गैमा इसी तरह रहेगा, गैमा प्लस अल्फा इसी तरह रहेगा और अल्फा प्लस बीटा भी इसी तरह रहेगा। ये 1 1 और 1 रहेगा। अब ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा है, इसमें से हम ये कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन फ्रॉम C1। C1 से ये हम कॉमन ले लेते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 1 1 और 1 बीटा प्लस गैमा गैमा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा 1 1 1। अब इसमें हम देखते हैं कि दो कॉलम जो हैं ये एक जैसे हैं, C1 एंड C3 आर सेम, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो से 0 होगी। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा डॉट 0 इज इक्वल टू 0 और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी।
क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें बगैर एक्सपेंशन के ये साबित करना है कि जो गिवन डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखते हैं, ये है 1 2 3 2 3 5 3x 6x और 9x। अब इस पे हम ऑपरेशन करते हैं। अगर इस C3 में से 3x को हम कॉमन ले लें, टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम C3, तो ये आ जाता है 3x 1 2 3 2 3 5, यहाँ पे 1 बाकी बचेगा, 2 बचेगा और 3 बचेगा। अब क्योंकि C1 और C3 सेम है, लिहाजा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी। तो ये 0 के बराबर आ गया और यही हमारी राइट हैंड साइड है जो हमने दिखा दी। क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट, इसमें भी हमें एक्सपेंड किए बगैर ये बताना है कि ये जो डिटर्मिनेंट हमें दिया गया है इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 a square a divided by bc, 1 b square b divided by ca, 1 c square c divided by ab। अब हम इसको C3 को अगर a b c से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमें a स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पर b स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ पर c स्क्वायर मिल जाएगा। इस तरह दो कॉलम इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई C3 बाई a b c। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसको जाहिर है कि एक वैल्यू से हमें, जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और a और b c डॉट a b c और b ओवर c a डॉट a b c और c ओवर a b डॉट a b c। 1 ओवर a b c 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हम देखते हैं कि BC से BC कट जाता है और यहाँ पर a स्क्वायर बचता है। इसी तरह a और c कट जाता है, यहाँ पर b स्क्वायर बचता है और यहाँ पर c स्क्वायर बचता है। अब क्योंकि बिकॉज C2 एंड C3 आर सेम, इसलिए ये हो जाएगा 1 ओवर a b c डॉट 0 विच इज इक्वल टू 0 और ये हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन 5 का फोर्थ पार्ट, इसमें भी हमें ये बताना है कि बगैर एक्सपेंशन के ये वेरीफाई करना है कि ये जो गिवन डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू 0 है। तो हम सॉल्व करते हुए पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस b b माइनस c c माइनस a b माइनस c c माइनस a माइनस b c माइनस a
ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम पहली रो में पहले कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम दोनों को जमा करें तो ये 0 के बराबर हो जाता है। तो हम ये ऑपरेशन इस पर करते हैं। C1 में C2 और C3 को हम ऐड कर रहे हैं। तो ये है A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए सेकेंड है बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी और थर्ड है सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी और ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये इसी तरह हम लिख लेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि ए से ए कैंसिल हो जाता है, बी से बी कैंसिल हो जाता है और सी से सी कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर 0 बचता है। इसी तरह यहाँ पर बी से बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया और सी से सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी 0 बचा। यहाँ पर सी से सी कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया और ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 0 बचा। बाकी बी माइनस सी ये इसी तरह हम लिख लेंगे जो बाकी एलिमेंट हैं। अब यहाँ पर एक कॉलम जो है वो 0 के बराबर आ गया है। जब कोई कॉलम या रो 0 के बराबर हो तो जो होल डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो C1 इज 0, तो ये जो है ये डिटर्मिनेंट भी 0 के बराबर होगा और यही राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 5 का 5th पार्ट, इसमें भी हमें विदाउट एक्सपेंशन ये वेरीफाई करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट दिया गया है इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं, ये है बी सी, सी ए बी, 1 ओवर ए, 1 ओवर बी, 1 ओवर सी, ए बी सी। अब इस पे ऑपरेशन करते हुए मैं अगर हम इसको सेकंड रो को ए बी सी से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ए कट जाएगा और बी सी रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पे सी ए रह जाएगा और यहाँ पर ए बी रह जाएगा। इस तरह दो रोज इक्वल हो जाएंगी और जब दो रोज इक्वल हों तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो इसको हम ऑपरेट करते हुए हम लिखते हैं मल्टीप्लाई R2 बाई ए बी सी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जाहिर है हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा ए बी सी से। फर्स्ट रो को इसी तरह लिख लेते हैं, ये आ जाता है 1 ओवर ए डॉट ए बी सी, 1 ओवर बी डॉट ए बी सी, 1 ओवर सी डॉट ए बी सी, ए बी और सी। वन ओवर ए बी सी, ये रो इसी तरह लिख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ए को ए से कैंसिल हो जाना है तो बाकी बचता है बी सी। यहाँ पर बी से बी कैंसिल हो जाता है और बाकी बचता है ए सी या सी ए।
यहाँ से C कैंसिल हो जाता है तो ये बचता है AB। यहाँ पर A, B और C। अब हम ये कह सकते हैं कि R1 एंड R2 आर सेम, देयरफॉर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी और रिजल्ट 0 होगा, और यही राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 5 का 6th पार्ट, इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड अलहदा दी गई है और राइट हैंड साइड अलहदा दी गई है, और हमें ये वेरीफाई करना है एक्सपेरिमेंट किए बगैर कि दोनों की वैल्यू सेम है। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लेते हैं। यह एम एन एल एल स्क्वेयर एन एल एम एम स्क्वेयर एल एम एन और एन स्क्वेयर। अब इसको अगर हम गौर से देखें तो अगर यहाँ पर हमें एल एम एन, यहाँ पर भी एल एम एन और यहाँ पर भी एल एम एन मिल जाए, और यहाँ पर एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर और यहाँ पर क्यूब मिल जाए, तो ये एल एम एन कॉमन निकालने से हमें ये राइट वाला रिजल्ट मिल जाता है। तो इसके लिए हम ये स्टेप करते हैं, मल्टीप्लाई R1 को L से हम मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें यहाँ पे एल एम एन मिल जाए, एल स्क्वेयर मिल जाए, एल क्यूब मिल जाए। L2 बाई एम, एम से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड R3 बाई एन। ये तीन मल्टीप्लिकेशंस हम करते हैं। अब जब हम तीन मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो 3 से हमें 19 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि रिजल्ट सेम रहे। पहले से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है एल एम एन एल स्क्वेयर एल क्यूब। यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा एल एम एन एम स्क्वेयर एम क्यूब, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है n से तो एल एम एन एन स्क्वेयर और एन क्यूब बन जाएगा। अब इसमें से अगर C1 में से ये वाला जो C1 है यहाँ से एल एम एन कॉमन ले लें तो 1 1 आ जाएगा। टेकिंग एल एम एन कॉमन फ्रॉम C1, तो ये आ जाएगा 1 1 और 1। यहाँ पर आ जाएगा एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर, यहाँ पर आ जाएगा एल क्यूब एम क्यूब और एन क्यूब। यहाँ पर हमने एल एम एन कॉमन लिया था इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा। अब ये एल एम एन और ये एल एम एन कैंसिल हो जाएंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1 1 1 एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर एल क्यूब एम क्यूब और एन क्यूब। यही हमारी राइट हैंड साइड है और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 5 का 7th पार्ट, इसमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और हमें ये वेरीफाई करना है विदाउट एक्सपेंशन कि ये 0 के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये 2a 2b 2c
a plus b 2b b plus c a plus c b plus c 2c। अब इसमें हम पहला स्टेप ये करते हैं कि C2 में C1 को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं C2 में से C1 इसी तरह लिख लेते हैं 2a a plus b a plus c 2b minus 2a 2b minus a minus b और b plus c minus a minus c। दूसरा स्टेप इसमें ये हम करते हैं कि C3 में से C1 को भी माइनस करते हैं। ये 2c minus 2a b plus c minus a minus b और 2c minus a minus c। इसका रिजल्ट ये आ जाएगा 2a, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया b माइनस a और यहाँ पर 2 कॉमन आ गया तो c माइनस a, यहाँ पर a प्लस b 2 कॉमन आ गया तो b माइनस a और यहाँ पर b और b कैंसिल हो गया तो c माइनस a। इसी तरह यहाँ पर a प्लस c और यहाँ पर c और c का कैंसिल हुआ तो b माइनस a और यहाँ पर c माइनस a। अब इनमें आप देखें तो यहाँ पर b माइनस a कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ से c माइनस a कॉमन लिया जा सकता है। हम ये कहते हैं कि taking b minus a and c minus a common from C2 and C3 respectively। इसको हम कॉमन लेते हैं तो b माइनस a बाहर आ गया और यहाँ पर c माइनस a बाहर आ गया। ये आया 2a a प्लस b a प्लस c, यहाँ पर 2 1 और 1, यहाँ पर 2 1 और 1। अब रिजल्ट ये आया है कि C2 और C3 जो है सेम है, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी। तो हम ये कहेंगे डॉट 0 इज इक्वल टू 0 और ये हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 5 का पार्ट 8, इसमें हमें एक लेफ्ट हैंड साइड दी गई है और राइट हैंड साइड पे दो डिटरमिनेंट दिए गए हैं और ये हमें दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डिटरमिनेंट है इन दो डिटरमिनेंट के सम के बराबर है। तो सॉल्व करते हुए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का जो डिटरमिनेंट है वो है 7 2 6 6 3 2 -3 5 और 1। अब इस डिटरमिनेंट को थोड़ा सा हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक और ये आंसर देखते हुए थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि जी पहली रो जो है, पहली जो कॉलम है, इन दोनों में तीनों में ये पहला कॉलम सेम है, सेकंड कॉलम भी सेम है, थर्ड कॉलम में वेरिएशन है।
तो पहला कॉलम हम इसी तरह लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 6 है, 6 को हम इनके मुताबिक अगर चेंज करना चाहें 7 और -1 तो रिजल्ट 6 ही आता है, इसलिए इसको हम 7 - 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 और -3 है, 5 -3 लिखें तो रिजल्ट 2 आता है। यहाँ पर आप देखें -3 और 4 है, -3 और प्लस का 4 है, तो रिजल्ट जो है वो 1 के बराबर ही आता है। तो इसलिए इसको हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करते हुए यूजिंग property of the determinants -3 था, -3 और +4, ये दो डिटर्मिनेंट में हम चेंज कर सकते हैं। ये बन जाएगा 7 2 7 6 3 5 -3 5 -3 प्लस 7 2 -1 6 3 -3, यहाँ पर -3 है, -3 5 और 4। इस तरह ये दो डिटर्मिनेंट में हमने कन्वर्ट किया और यही हमारी राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 5 का 9th पार्ट, इसमें भी हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और हमें ये शो करना है कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। -a 0 c 0 a -b b -c 0। अब अगर रो 1 को मैं b से मल्टीप्लाई करूं, यहां से देखें, और रो 3 को a से मल्टीप्लाई करूं तो ये a b बन जाता है। और इसी तरह ये बाकी रो 2 जो है उसको c से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर ए सी और यहाँ पर ए सी बन जाता है। ये इसी तरह ये भी बराबर हो जाता है। तो इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई R1 बाई बी, R2 बाई सी एंड R3 बाई ए। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, अब क्योंकि ए बी सी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ए बी सी डिवाइड भी करना पड़ेगा। R1 को b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो -ab 0 और c और b। यहां पर R2 को c से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 0 ac और -bc। R3 को a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ab -ac और 0। अब हम ये देखते हैं कि यहां से C1 से A भी कॉमन निकाला जा सकता है, C2 से AC कॉमन निकाला जा सकता है और C3 से BC कॉमन निकाला जा सकता है। तो ये हम लिख लेते हैं, टेकिंग AB कॉमन फ्रॉम C1, AC फ्रॉम C2 and BC फ्रॉम C3। जब इनको हम कॉमन लेते हैं तो ये आ जाता है 1 over ABC। अब यहाँ पर
ए बी एक हम कॉमन ले रहे हैं, दूसरा हम ए सी कॉमन ले रहे हैं और तीसरा बी सी कॉमन ले रहे हैं। तो ये यहाँ पर जब हमने ए बी इससे कॉमन ले लिया इस कॉलम से, तो यहाँ पर -1 और 0 बचा। 0 यहाँ पर बचा, यहाँ से ए सी कॉमन ले रहे हैं तो 1 बचा। यहाँ पर बी सी कॉमन ले रहे हैं तो -1 और 0 बचा। अब ये जो है, इसमें से एक ए यहाँ से कैंसिल हो गया, एक बी कैंसिल हो गया और एक सी कैंसिल हो गया, तो बाकी बचा ए बी सी। अब ये जो अंदर वाला मैट्रिक्स है, इस पर भी थोड़ा सा हम ऑपरेशन कर लेते हैं, जिससे हमें एक रिजल्ट हमारी जरूरत के मुताबिक मिल जाए। तो पहले R1 को R2 में हम जमा करते हैं, R1 में R2 जमा करते हैं, तो ये आ जाता है -1 + 0, 0 + 1 और 1 -1, 0 1 -1 1 1 और 0। ये आ जाता है ए बी सी -1 1 और 0, 0 1 और -1 1 1 और 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम R1 में R3 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर -1 था, यहाँ पर भी -1 होगा, यहाँ पर भी -1। अब R3 में R1 ऐड करते हैं, तो R1 में R3 ऐड करते हैं, ताकि यहाँ पर हमें वैल्यू 0 0 मिल जाए, तो हमें हेल्प करेगी कि ये डिटर्मिनेंट को साबित करने में कि ये 0 के बराबर है। -1 + 1 1 -1 0, 0 1 -1 1 -1 0। ए बी सी और जो डिटर्मिनेंट है वो है, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया। ये 0 1 -1 1 -1 और 0। अब क्योंकि R1 जो है 0 पे क्या है, R1 इज 0। सो एक अगर रो या कॉलम 0 के बराबर हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, तो ये 0 के बराबर है और यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन 6 का पार्ट 1, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जो x डिटर्मिनेंट के अंदर दिया गया है। इसको सॉल्व करते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड है 3 1 x -1 3 4 x 1 और 0। अब इसे हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाई R1 से हम इसको एक्सपेंड करते हैं, ये आ जाता है 3 3 4 1 0 -1 -1 x और 4 और 0 और +x
-1 3 x और 1 3 into 0 minus 4 into 1 minus 1 into 0 minus 4 into x plus x minus 1 1 minus 3 और x इज इक्वल टू, ये पार्ट इसमें 0 हो जाएगा और बाकी बचेगा -4। इसी तरह यहाँ पर -1 है, ये पार्ट 0 हो जाएगा और बाकी बचेगा -4x प्लस x इंटू -1 माइनस 3x ये -12 प्लस 4x और -x माइनस 3x स्क्वायर, या इसको थोड़ी हम तरतीब से लिखें तो ये आ जाता है -3x स्क्वायर माइनस प्लस 3x, ये 4x और -x और -12। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई है ये -30 के बराबर है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -3x स्क्वायर प्लस 3x -12 और प्लस 30 इक्वल टू 0, या -3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से -3 हम कॉमन लेते हैं तो अंदर जो बचता है x स्क्वायर -x -6 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x स्क्वायर -x -6 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 इज इक्वल टू 0, या x -3 प्लस 2 x -3 is equal to 0, x plus 2 x minus 3 is equal to 0। x जो है यो या -2 है या 3 है। तो ये हमारा आंसर है x की वैल्यू के लिए। क्वेश्चन 6 का पार्ट 2, इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि डिटर्मिनेंट के अंदर दी गई है। तो डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे और x की वैल्यू हम इस तरह हम फाइंड करेंगे। पहले हम जो डिटर्मिनेंट है वो लिख लेते हैं जो गिवन है, 1 x minus 1 3 minus 1 x plus 1 2 2 minus 2 और x इक्वल टू 0। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, ये 1 x plus 1 2 minus 2 और x minus x minus 1 minus 1 2 2 और x और प्लस 3 minus 1 x plus 1
2 और -2 इक्वल टू 0। ये साथ हम लिखते जाते हैं कि इक्वल टू 0 है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो 1 की ज़रूरत नहीं है। x प्लस 1 इंटू एक्स -2 इंटू -2 और माइनस x माइनस 1 इस तरह ये सा एक्सपेंड हो गया, प्लस 3 इंटू तरह ये सा एक्सपेंड हो गया और ये इक्वल टू 0 है। अब इसको हम ओपन करते हैं तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 1। यहाँ पर पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया माइनस एक्स माइनस 4 प्लस 3। यहाँ पर आ गया 2 और माइनस 2x माइनस 2। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 4 माइनस बाय रखते हुए x से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x और अब -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस x प्लस 4 और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो ये वाला जो है ये माइनस आ जाता है। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो -6x आ जाता है। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 4 अभी इसी तरह लिखते हैं और इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 माइनस 6x ये सारे 0 के बराबर हैं, इनको इसी तरह लिखते रहना है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर है तो ये 2x स्क्वेयर हो जाएगा। x से x कैंसिल हो गया, 4x और माइनस 6x है तो -2x बाकी बचा। इसी तरह 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये 0 के बराबर आ गया। इम्प्लाइज ये करता है कि 2x इसमें से कॉमन लें तो ये 0 के बराबर आता है। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि या तो 2x इज इक्वल टू 0 है और x माइनस 1 जो है वो 0 के बराबर है। तो 2 0 के बराबर हो नहीं सकता तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 0 और 1 जो है ये हमारा आंसर आया है इसका। क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट, इसमें भी हमें एक डिटरमिनेंट दिया गया है और x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि वो डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो। तो सॉल्व करते हैं। हमें जो डिटरमिनेंट गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। 1 2 1 2x2 3 6 और x इज इक्वल टू 0। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं r1 से। एक्सपेंडिंग बाई r1 एक्सपेंड करते हैं तो 1 x2 6x माइनस 2 2 3 2x प्लस 1 2x 3 और 6।
इक्वल टू 0, ये साथ साथ चलता जाएगा इक्वल टू 0। अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये x इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 2 माइनस 2 और x माइनस 3 और 2 प्लस 1 और 2 और 6 माइनस 3 और x, ये मल्टीप्लाई होंगे, ये 0 के बराबर होगा। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 12, यहाँ पर ये आ गया माइनस 2 एज इट इज़ बाहर लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उन्हें पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस 2x माइनस 6 और प्लस ये 1 है तो इसको हम इसी तरह लिख देते हैं 12 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करते हैं, माइनस 4x प्लस 12 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 3x, ये मिलके माइनस 7x बन गया और 12 और 12 जो है, एक 12 से 12 कैंसिल हो गया और बाकी बचा 12 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टर्स बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इंप्लाई करता है कि x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4। तो ये दो वैल्यूज़ हैं जो x की पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं और यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें 4/4 का एक डिटरमिनेंट दिया गया और उसको हमने इवेल्युएट करना है, यानी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक जो हम कर चुके हैं वो 3/3 तक का डिटरमिनेंट था। अब हमें ये 4/4 का डिटरमिनेंट दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व करते हुए जो गिवन है हमें वो लिख लेते हैं पहले। यह है 3 4 2 7 2 5 0 3 1 2 माइनस 3 5 4 1 माइनस 2 6। अब इस पे कुछ ऑपरेशंस करते हैं हम, जिससे हमें ज़रा सहूलत हो जाए कि इसको हम इजीली सॉल्व कर सकें। पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि यहाँ पर थर्ड रो में हमें पहला एलिमेंट जो है 1 नज़र आ रहा है। तो अगर हम इसको पहली रो में ले जाएं तो इससे हमें सहूलत ये होगी कि इसके हवाले से जब हम ओपन करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो 1 होगा और हमें सहूलत देगा। तो सबसे पहले हम इसको इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंजिंग R1 एंड R3। ये आप जानते हैं कि दो रोज को जब हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो एक साइन जो है वो माइनस का मिलता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, अब थर्ड रो को फर्स्ट रो की जगह पे ला रहा हूँ, सेकेंड रो उसी तरह रहेगी 2 5 0 और 3, और जो R1 थी अब वो यहाँ पर R3 की जगह पे आएगी।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम कोशिश ये करते हैं कि हम किसी तरह ये करें कि ये जो हमारा C1 है, कॉलम है, इसमें इन वैल्यूज को हम 0 कर लें किसी तरीके से। तो अब हम ये करते हैं कि हमारे पास R1 में यहाँ पर 1 है, तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें तो ये 0 हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें तो ये 0 हो जाएगा। तो ये अब हम प्रोसेस इसके ऊपर हम करते हैं। ये माइनस इसके साथ है, तो यहाँ पर 4। अब पहला जो हम काम करने जा रहे हैं वो ये है कि पहली रो को तो उसी तरह हम लिख लेते हैं 1 2 -3 और 5। अब R2 में से पहला काम ये करने जा रहा हूँ कि 2R1 2 के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ R2 से R1 को। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 1, यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 2, 0 माइनस -3 इंटू 2, और 3 माइनस 2 इंटू 5। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी मैं 0 कर लूँ। तो इसके लिए R3 में से 3R1 माइनस करता हूँ, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 1, और 4 माइनस 3 इंटू 2, और 2 माइनस 3 इंटू -3, और 7 माइनस 3 इंटू 5। अब जो फोर्थ रो है यहाँ पर 4 है, तो मैं चाहता हूँ ये भी 0 हो, तो मैं R4 माइनस 4R1 करता हूँ। तो ये आ गया 4 माइनस 4 इंटू 1, और 1 माइनस 4 इंटू 2, और -2 माइनस 4 इंटू -3, और 6 माइनस 4 इंटू 5। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। 1 2 -3 और 5 ही अपनी जगह पर मौजूद है पहली रो। यहाँ पर सारी वैल्यू 0 हो गई हैं। 5 माइनस 4 यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 6, यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 10, 4 माइनस 6, 2 प्लस 6, 2 प्लस 9 सॉरी, और 7 माइनस 15, और यहाँ पर 1 माइनस 6 -2 प्लस 6 प्लस 12, और 6 माइनस 20। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 1 2 -3 5, यहाँ पर 0 0 और 0, यहाँ पर आ गया 1 6 -7 -2 11,
-8, -7, 10 और -14। अब हमें ये एक थोड़ी सी सिंपल फॉर्म में हमें मिल गया है। इसको अब हम R1 से C1 से एक्सपेंड करते हैं। अब इसको हम लिखते हैं एक्सपेंडिंग बाय C1। इस कॉलम से C1 जो कॉलम है इससे हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस, तो ये बाहर आ जाएगा 1। और इसमें उसी तरह जैसे हम 3/3 के डिटर्मिनेंट को करते थे, उसी तरह पहली रो और पहला कॉलम जो इसके साथ आ रहा है वो छोड़ देंगे और बाकी जो वैल्यूज हैं उनका डिटर्मिनेंट बना लेंगे। 1, 6, -7, -2, 11, -8, -7, 10, -14। अब अगली जो वैल्यूज हैं वो सारी, अगली वैल्यू जीरो के साथ एक डिटर्मिनेंट आएगा वो भी जीरो हो जाएगा, फिर एक और जीरो के साथ, इस जीरो के साथ डिटर्मिनेंट आएगा वो भी जीरो हो जाएगा, और इस जीरो के साथ जो डिटर्मिनेंट आएगा माइनस वाला वो भी जीरो हो जाएगा, इसलिए इनके लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बन गया माइनस। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये बन गया 1, 11, -8, 10, -14, -6, -2, -7, -8, -14, -7, -2, 11, -7, 10। इज इक्वल टू -1। ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -1। इसको अंदर हम ओपन करते हैं अब, तो ये आता है 11 और -14, माइनस -8 और 10, -6, -2, -14, माइनस -8, -7 और -7, -2, 10, -11, -1। 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -154, यहाँ पर +80 और -6 अभी यहीं पर रखते हैं और इसको ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को ओपन कर लेते हैं, तो ये 28 -56 -7 यहाँ पर रखकर ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को ओपन करता हूँ, -20 और +20। ये 7 है तो +77 आ जाएगा, -1। और यहाँ पर -154 में से 80 जब हम निकालते हैं तो बाकी बचता है -74, -6 इंटू -28 और -7 में से ये 57। तो इनको जब हम सॉल्व करते हैं, -74 प्लस -168
-359 इज इक्वल टू माइनस, इनको जब हम सारों को सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाता है -305 विच इज इक्वल टू 305 पॉजिटिव का, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट, इसमें भी एक 4/4 का डिटर्मिनेंट दिया गया है, उसको हमने सॉल्व करना है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। हमें जो गिवन डिटर्मिनेंट है वो है 2, 3, 1 और -1, 4, 0, 2 और 1, 5, 2, -1 और 6 और 3, -7, 2 और -2। अब हम इसमें देखते हैं कि ये वाली जो कॉलम 3 है, इसमें हमें जो पहला एलिमेंट मिल रहा है वो 1 है, और इसे अगर हम यहाँ पर ले आए इस कॉलम 1 में तो फर्दर सॉल्व करने में हमें सहूलत होगी। तो इसलिए हम ये करते हैं कि इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज C1 एंड C3। C1 और C3 को हम इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस का साइन आ जाएगा हमारे पास एक्स्ट्रा, -1। तो अब ये थर्ड कॉलम को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1, 2, -1 और 2। सेकेंड कॉलम उसी तरह 3, 0, 2, -7, 2, 4, 5 और 3, -1, 1, 6 और -2। अब इस पे फर्दर हम ये कोशिश करते हैं कि ये वाली जो वैल्यूज हैं कॉलम 1 में 1 के अलावा जो बाकी वैल्यूज हैं उनको हम 0 के बराबर बना दें, ताकि हम कॉलम 1 को ओपन करते हुए आसानी से कर सकें। तो रो 1 इसी तरह हम लिख लेते हैं 1, 3, 2 और -1। अब जो रो 2 है इसको, इस 2 को मैं 0 बनाना चाहता हूं, तो R2 - 2R1, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इससे मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये आ जाता है 2 - 2 इंटू 1, 0 - 2 इंटू 3 और 4 - 2 इंटू 2 और 1 - 2 इंटू -1। अब इसको भी मैं 0 बनाना चाहता हूं, तो सिंपली अगर इसमें मैं रो 1 ऐड करूं तो ये 0 बन जाएगा। तो R3 प्लस R1, तो ये आ जाएगा 1, -1, 2 प्लस 3, या यहाँ पे -1 प्लस 1 लिख लेते हैं, ज़रा तरतीब सही हो जाए। 2 प्लस 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 2 और 6 -1। अब इस वाले 2 को मैं 0 बनाना चाहता हूँ, तो अगेन R4 में -2R1 करता हूँ। तो ये 2 - 2 इंटू 1, -7, 2 इंटू 3, 3 - 2 इंटू 2 और -2 -2 इंटू -1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1, 3, 2, -1, तो ये तो 0 आ जाएंगे, ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पर आता है 0 - 6, 4 - 4, यहाँ पर आता है 1 प्लस
2, यहाँ पर 2 + 3 की जगह पे हम 5 लिख लेते हैं, 7 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं और यहाँ पर -7 -6 3 -4 -2 + 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 1 3 2 और -1, ये 0 -6 0 और ये 3 0 5 7 और 5 0 -13 -1 और 0। अब इसको हम रो 1 से एक्सपेंड करते हैं। रो 1 से एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है -1 तो अपनी जगह पे रहेगा, 1 और जो डिटर्मिनेंट बनेगा -6 0 3 5 7 5 -13 -1 0। बाकी जितनी भी टर्म्स इसमें आती हैं वो ये क्यों, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिखा, ये C1 से हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो बाकी जो टर्म्स इसमें आती हैं वो क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रही हैं इसलिए उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए उनको हम 0 ही लिख लेते हैं। इज इक्वल टू -1, ये -1 बाहर ही रहेगा और अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आएगा -6 -6 और 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 -5 इंटू -1 -0 ये 5 और 0 -5 इंटू -13, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई और +3 5 -1 -7 -13 इज इक्वल टू -1 तो यहाँ पर रहेगा और ये आ जाएगा -6 और 7 और 0 को 0 आ गया, 0 -0 + 5 माइनस ये टर्म सारी 0 हो गई और +3 इंटू -5 और +13 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 91 ये आ गया और यहाँ पर एक -1 साथ चला आ रहा है, -1 इंटू ये आ गया -30 और इसको 5 माइनस करेंगे तो +3 इंटू 86 इज इक्वल टू -1 -30 और 3 को 86 से मल्टीप्लाई करें तो इस
इसमें से अब 30 हम माइनस करें तो ये आ जाता है -1, तो मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर आ जाता है 228 या -228 इस प्रॉब्लम का आंसर है। क्वेश्चन 7 का पार्ट 3, इसमें भी हमें एक 4/4 का डिटर्मिनेंट दिया गया है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। ये है -3, 9, 1 और 1, 0, 3, -1 और 2, 9, 7, -1 और 1, -2, 0, 1 और -1। अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो थर्ड कॉलम है C3 है, इसमें जो पहला एलिमेंट है वो 1 है। तो इसे अगर यहाँ से उठा के हम यहाँ पर ले आए, मतलब है C3 और C1 इंटरचेंज कर दें तो हमें फर्दर इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि इंटरचेंज C1 एंड C3। अब इसमें C3 को C1 की जगह पे लिख रहा हूँ। ये C1 अब यहाँ पे C3 की जगह पे लिखूंगा। अब इसको फर्दर जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में हमने किया है, कोशिश ये करते हैं कि ये वाले जो एलिमेंट हैं C1 के बाकी एलिमेंट हैं ये हम ज़ीरो कर दें पहले एलिमेंट, ताकि इसको एक्सपेंड करने में हमें सहूलत रहे। तो इस पर हम अब यहाँ पर हमने सॉरी जब दो कॉलम आपस में इंटरचेंज किए तो एक -1 एक्स्ट्रा आएगा। ये -1 के बाद अब हम इस पर ऑपरेशन करते हैं और इनको आपस में इंटरचेंज करते हैं, देखते हैं कि क्या करते हैं हम। 1, 9, -3 और 1, ये पहली रो मैंने इसी तरह लिख ली है। अब मैं चाहता ये हूं कि ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे 0 आ जाए, इस जगह पे 0 आ जाए। तो इसके लिए मैं करता ये हूं कि R2 में मैं अगर R1 को ऐड करूं तो ये 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -1 +1, 3 + 9, 0 -3 और 2 + 1। इसी तरह यहाँ पर भी अगर मैं R3 में R1 को ऐड करूं तो ये भी इसी तरह 0 हो जाएगा। -1 +1, 7 + 9, 9 - 3 और 1 + 1। इसी तरह यहाँ पर फोर्थ में हमें ये करना पड़ेगा कि R4 में से R1 को माइनस करना पड़ेगा। 1 - 1, 0 - 9, -2 -3 और -1 -1। इसको अब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है -1 तो यहीं पर रहेगा। यह है 1, 9, -3 और 1, यहाँ पर 0, 0 और 0, यहाँ पर आ जाएगा 12, -3 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 16, 6 और 2, यहाँ पर -9 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, -2 और +3 है 1 आ जाएगा और यहाँ पर -2 आ जाएगा। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं
बाई R1, सॉरी R1 नहीं C1। इस कॉलम से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। -1 और 1 से एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 12 -3 3 16 6 2 -9 1 -2। अब बाकी टर्म्स इसमें इन जीरोस के साथ आती हैं तो इसमें हम लिखें या ना लिखें इससे कोई खास इस पे फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये आ जाता है -1 के साथ, इसको हम ओपन करते हैं तो ये 12 6 2 1 -2 माइनस इंटू -3 16 2 -9 -2 +3 16 6 -9 और 1। ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब -1 यहीं पर आ जाएगा और इसको हम करते हैं 12 ये है -12 और -2, यहाँ पर +3 आ जाएगा, -32 और +18 +3 16 और +54। ये स्टेप मैंने जरा डायरेक्ट कर दिया है। अब तक आप काफी इससे यूज टू हो गए होंगे। -1 ये 12 और -14 +3 इसमें से जो बाकी बचता है ये -14 बचता है और +3 इंटू इसमें से दोनों का जो टोटल है वो 70 है। -1 यहाँ पर आ जाएगा और 12 और 14 इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 0 आता है। ये आप खुद चेक कर सकते हैं और इस तरह हमारा ये आंसर जो है ये 0 के बराबर है। क्वेश्चन 8, इसमें हमें एक लेफ्ट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट दिया गया है और उसे हमें कहा गया है कि एक्सपेंड करके ये बताइए कि ये वैल्यू इसकी आती है। तो इसको सॉल्व करते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है x1 1 और 1 1 x 1 और 1 1 1 x 1 और 1 1 1 और x। अब हम इसको ऐसे तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई एक कॉलम में एक जैसी एक वैल्यू मिल जाए जिसे हम कॉमन निकाल सकें और वहां पर 1 1 आ सके। तो पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि जो कॉलम 1 है इसमें अगर हम बाकी कॉलम C2 C3 और C4 ऐड करें तो हमें एक वैल्यू ऐसी मिल जाएगी जो सब में पहले कॉलम में एक जैसी होगी। ये सारे कॉलम इसमें हमने ऐड कर रहे हैं। x + 1 + 1 + 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 + x + 1 + 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 + x + 1 और यहाँ पर 1 + 1 + 1 + x।
बाकी एलिमेंट इसी तरह हम लिख लेते हैं 1x 1 1 1 1 x और 1, और यहाँ पर जो चौथा है कॉलम वो उसी तरह 1 1 1 और x। अब इसको अगर हम देखें तो ये बन जाता है x प्लस 3 1 1 और 1, ये भी x प्लस 3 x 1 और 1, ये भी x प्लस 3 1 x और 1, ये भी x प्लस 3 1 1 और x। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं x प्लस 3, टेकिंग x प्लस 3 कॉमन फ्रॉम C1, C1 से ये हम कॉमन ले लेते हैं x प्लस 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 और 1, यहाँ पर 1 x 1 और 1 1 1 x और 1 1 1 1 और x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये कोशिश करते हैं कि इसमें जो पहला कॉलम है उसमें जो पहले एलिमेंट के अलावा बाकी मेंबर्स हैं उनको हम 0 0 कर सकें, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। x प्लस 3 हम इसी तरह लिखते हैं और यहाँ पर हम सर्टेन एक्शंस करते हैं जो हमने पहले भी किए हैं। तो सबसे पहले हम पहले कॉलम को इसी तरह लिख ले, पहले रो को इसी तरह लिख लेते हैं 1 1 1 और 1। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं 0 इसको कर लूँ, तो मैं करता हूँ कि R2 में से R1 को माइनस करता हूँ तो ये 0 आ जाएगा। 1 माइनस 1 x माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1। नेक्स्ट मैं ये भी चाहता हूँ कि ये भी 0 हो जाए, तो इसके लिए R3 में से R1 को माइनस करता हूँ तो ये आ जाता है 1 माइनस 1 1 माइनस 1 x माइनस 1 1 माइनस 1। फिर R4 में से R1 को माइनस करता हूँ तो ये आ जाता है 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और x माइनस 1। अब इसका जो रिजल्ट आता है वो हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। यहाँ पर पहली रो में तो 1 1 और 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। x माइनस 1 0 और 0, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। यहाँ पर 0 0 और x माइनस 1। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि अगर हम इसे C1 से एक्सपेंड करें तो एक इजी रिजल्ट हम हासिल कर सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं एक्सपेंडिंग बाय C1। तो ये है x प्लस 3 1 के साथ जो डिटर्मिनेंट बनता है वो मैं लिखता हूँ x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1 माइनस 0, ये जो इनके साथ एक्सपेंड करेंगे वो 0 ही आता है, इसलिए इसको हम 0 ही रहने देते हैं, इसको फर्दर नहीं करते एक्सपेंड। तो ये आ गया x प्लस 3
x माइनस वन इंटू, अब यहाँ पर x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन माइनस जीरो और इसके साथ कुछ टर्म्स आएंगी, यहां से मैं ओपन कर रहा हूं इसको एक्सपेंड मैंने किया है, एक्सपेंडिंग बाई R1 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, प्लस जीरो आ गया। अब ये आ गया x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन और x माइनस वन, बाकी सारे जीरो हो गए। तो ये हो गया x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन का होल क्यूब, और यही हमारा आंसर था जो हमने दिखाना था। राइट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई।